नाम साथी हो। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। अ, आज जो हमारा मौजूद बहस है वो मिस्टिसिज्म है। और जैसा कि मालूम है कि जितने मज़ाहिब हैं उनके साथ जो है वो उनका एक समझने की उनसे थोड़ा मुख्तलिफ फटा हुआ एक जो मुख्तलिफ मकातिब हैं वो होते हैं। ख़ास तौर पे जो ब्राह्मणिक रिलीजियंस हैं उनके साथ, जैसे मुस्लिम्स हैं और जूडाइज्म है और क्रिस्टियनिटी, उनके भी अपने अपने और काफ़ी जो है डिटेल्ड वर्जन है मिस्टिसिज्म के। तो उसी से मुतालिक जो है आज हमारा मौजू है। और ख़ास तौर पे जो जूइश मिस्टिसिज्म है जिसको हम अ, कबाला कहते हैं, तो उसके ऊपर जो है आज हमने बात करनी है। और उसका हम थोड़ी समझ लेंगे क्योंकि बहुत से मतलब कि ना लोगों को ख़ास तौर पे यहाँ पे इस मौजू में बात नहीं होती। जैसे मुस्लिम उसमें जो है वो काफ़ी जो अ, पूरी एक यानी इब्न अरबी और उनके बाद जितने मुकादमे फिक्र पैदा हुए, और इब्न अरबी को तो कहा जाता है कि वो ग्रैंड मास्टर है, सेज है। तो और हत्ता कि मुस्लिम दुनिया में, हत्ता कि मुस्लिम दुनिया से बाहर बाकी लोग भी जो है उन्हें कहते हैं कि उन्हें ऑन करते हैं और न्यू प्लेटोनिक ट्रेडिशन से उनका जो है वो वास्ता जुड़ता है। तो जहाँ तक अभी हम कबाला की बात करेंगे तो दरअसल जो कबाला है वो उसका ताल्लुक भी जो है वो आपको उसके ऊपर खास तौर पे जो प्लेटोनिक और न्यू प्लेटोनिक जो मामलात हैं वो आपको वो जो है वो नजर आते हैं। अच्छा, हम उसकी भी उसकी सेहत के हवाले से भी देखेंगे कि क्या उस हवाले से है। लेकिन अच्छा, आज जो हमारा मौजूद बहस है वो कबाला एक बहुत जो है वास्ट टर्म है। ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ, अच्छा हम इसके अंदर ना यूँ करेंगे कि इसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनको भी देख लेंगे। और इसके अलावा बाकी जो इसकी चीज़ें हैं वो भी। तो अच्छा, आज हमने देखना है कि जो मुख्तलिफ परसेप्शन है रियलिटीज़ की वो कैसे होती है। यानी आज हम जो सही इसकी रिसोर्सेज हैं उनसे देखेंगे और जो थोड़े आसान है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है कि परसेप्शन ऑफ रियलिटी और रियलिटी को कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, यानी जो रियलिटी को जो फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू कबाला उसके रियलिटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और उसको जो है वो यानी जो प्रोग्राम है वो क्या है। तो ये आप जब भी यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं तो ये जो है अ, पिछली सदी में ही, पिछली सदी से जो है वो एक कबालिस्ट है जिनका नाम है बाल हसूलम। ठीक है, बाल हसूलम जो है वो उनका नाम है। और वो उनका एक आर्टिकल है जो कि उन्होंने लिखा था फ्रीडम के नाम से। ठीक है, ये आप इसको सर्च भी कर सकते हैं और आप उसको जो है वो देख भी सकते हैं कि उसमें क्या है। तो इसके अंदर जो है वो एक पार्ट है कि वो कहते हैं कि हम फ्री विल, जब वो उसको फ्री विल को दोबारा से उन्हें बता रहा होता है तो उसके अंदर वो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं कि जो राइट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स जो है वो डेवलप होते हैं। और वो जो है हम यानी जो हमारी फ्री विल है, ठीक है, उसको जो है वो कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब कबाला के नजदीक जो है ना फ्री विल नहीं होती, यानी सब कुछ जो है वो प्री डिटर्मिनेड होता है। ठीक है, लेकिन जैसे मार्क्सिज्म के अंदर कहते हैं ना कि एक हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म है, लेकिन उस हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म को जो है वो जान लेना, यानी उन उसूलों को जान लेना और उसूलों के तहत अपनी आगे की पेशकदमी करना, दरअसल वो फ्री विल है। तो इसके अंदर भी यही है कि इसके अंदर हम मतलब कि वो नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं जो रियलिटी है उसको, या जो प्री डिटरमाइंड रूल्स है। हम क्या कर सकते हैं कि जब हम एक हम चलिए इसके वाले से मैं थोड़ा मजीद भी देख ले रहा हूँ कि हम एक उसके अंदर वर्ड एक इस्तेमाल होता है कबाला के अंदर जिसको हम कहते हैं इक्विलेंस ऑफ द फॉर्म। ठीक है, इक्विलेंस ऑफ द फॉर्म।
अच्छा बिकॉज इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस ऑफ द फॉर्म है क्रिएटर के हवाले से कि इसके अंदर पे अच्छा जो भी आप पढ़ लें इसके ऊपर दो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे। यानी जो रियलिटी है उसकी वो होता है ना कि वो जो अफेक्ट कर रही है रियलिटी को, लेकिन जो है वो बुनियादी तौर पे जो होता है कि टू ऑब्जेक्ट या टू सब्जेक्ट्स जो कि रियलिटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो दरअसल फोर्सेस हैं। एक है जो है वो पावर ऑफ बिस्टो, एक है पावर ऑफ बिस्टो और एक है डिजायर। अच्छा ये जो बिस्टो है ये है उनके नजदीक ये गॉड है, ठीक है, मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा ये जो है ना डिजायर, ये जो है वो उसकी क्रिएशन है जिसको मैं सी से रिलेट कर रहा हूँ। और दरअसल ये डिजायर किसी को होगी तो वो डिजायर है विल टू रिसीव। ओके, ये है विल टू रिसीव। अच्छा ये विल टू रिसीव है। और ठीक है, और इस अच्छा ये पावर ऑफ बिस्टोइंग है यानी डिजायर टू बिस्टो है, और ये है विल टू रिसीव। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ फॉर्म से मुराद ये है। अच्छा और ये जो है गॉड है, मैंने पहले कह दिया क्रिएटर है। और इसी को जो है ना हम इसकी मजीद डिटेल में जब जाते हैं तो ये इसको हम जो विल टू रिसीव है जो कि जो क्रिएटर है उसकी क्रिएशन है, इसको जो है हम अगर हम हिब्रू की बात करें तो हिब्रू में इसे कहा जाता है क्ली। क्ली आपको पता है कि जैसे प्याला होता है, ठीक है, उस क्ली जो है आप उसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो दरअसल क्या है कि ये है, ये अच्छा क्रिएटर ने जब इसको क्रिएट किया तो ये है फॉर प्लेयर, यानी ये प्लेयर सी करती है जो क्रिएशन है, वो प्लेयर सी करती है। अच्छा अब मजे की बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि बांधे को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ रिलेट कर देते हैं, लेकिन जो मेन मामला है कि जो नहीं समझ आती वो ये है कि इसकी लैंग्वेज जो है ना एल्गोरिकल होती है, बिल्कुल ही एल्गोरिकल लैंग्वेज होती है। और जैसे अभी हमें ये पता लग रहा है क्ली, लेकिन क्ली है क्या? तो जहां पर भी कोई क्ली का वर्ड आता है किसी भी कबालिस्टिक टेक्स्ट के अंदर तो उसका मतलब होता है विल टू रिसीव। अच्छा इसको इसको और भी अल्फाजों से किया जाता है, यानी लैंड जो है, लैंड लैंड भी जो है कि जिसके अंदर आप हार्वेस्टिंग करते हैं, आप हार्वेस्ट करते हैं अपनी जो प्लेजर है उसकी सीखने के लिए। और डिजायर दरअसल जो है वो डिजायर आपको होती है कि आप जो है वो अपनी भूख मिटाना चाहते हैं और दैट स्टफ। तो ये है। अच्छा तो ये क्ली, अच्छा क्ली जो है वो ये उसकी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो क्या कहते हैं डिजायर उसकी उस क्ली के अंदर, यानी बीइंग है। और उसको मेटाफोरिकली हमने कहा कि अच्छा ये स्पिरिचुअल है, बीइंग की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल है। अच्छा अब ये जो है ना ऊपर से जो बिस्टोइंग पावर है ये जब भी रिप्रेजेंट की जाती है ना इसको हम कहते हैं लाइट। लाइट ओके, जितने भी क्वालिस्टिक पढ़ेंगे उसमें ये लोगोरिकल लैंग्वेज बताती है। अच्छा अब इस लाइट को या जो बिस्टोइंग पावर इसको हम जैसे हमने इसको क्ली कह दिया विल टू रिसीव को हिब्रू के अंदर, उसी तरीके से जो लाइट है इसको हम कहते हैं और। इसको यूं भी लिखा जाता है और जैसे हम लिखते हैं इंग्लिश में, या इसका जो लिखने का है वो है और, OHR। ठीक है, अच्छा लाइट की भी अब जो है ना वो मुख्तलिफ इकसाम है कि एक होती है डायरेक्ट लाइट, एक होती है साउंडिंग लाइट। ठीक है, और भी दो तीन किस्म की होती है कि ये वो क्रिएटर की तरफ से आने वाली जो रेवलेशन है कि जो इस लीग के अंदर आती है। और अच्छा मजीद अच्छा चंदे कॉन्सेप्ट आपको नए लग रहे होंगे, चाहे मुश्किल भी लग रहे हो, लेकिन यह है कि अ, जो एक क्रिएशन हुई जो कि क्रिएटर ने की, दरअसल उसका काम यह है कि जब क्रिएटर ने क्रिएशन को क्रिएट किया तो दरअसल जो उसने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए क्रिएट किया, जो क्रिएटर है उसने अकॉर्डिंग टू मिस्टिसिज्म, जो जूइश मिस्टिसिज्म है, अपने जो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है उसके लिए क्रिएट किया। और जो उसने जो क्रिएट किया वो एक प्लेजर बीइंग है, जो मैंने जैसे यहाँ पे बात की कि वो एक प्लेजर बीइंग है कि जो जिसको डिजायर होती है मुख्तलिफ चीज़ों की, वो क्रिएट इसी वजह से हुई है कि वो डिजायर कर सके। ठीक है, और वो उसी की उसकी डिजायर की ही बात है कि वो फिर जो जब भी कोई स्टूडेंट होता है वो सीख करना चाहता है और इसमें डिगिन करना चाहता है, तो जो है वो ऊपर से जो उसकी रेवलेशन है वो आकर उसको पूरी करती है। ठीक है, अब इसके जो अब वो जो उस रेवलेशन को अपने अंदर लाने का और उसको फील करने का जो मेथड है
और उसके लिए हमें क्रिएट करनी करनी पड़ती है एक स्क्रीन। यही वो मेथड है। ये स्क्रीन हमें क्रिएट करनी पड़ती है जिसको हम मसफ कहते हैं, कि वो मसफ जो है वो क्रिएट किया इसे। इस मसफ का मतलब होता है स्क्रीन। और या इसको अगर थोड़े और टेक्निकल वर्ड में क्या कह दिया जाता है कि जिम सुन है। ठीक है, जिम सुन। जिम सुन का मतलब होता है जो है वो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, कि हमने रिस्ट्रिक्ट कायम कर दी कि जो अब यानी एक फिल्टर है कि इस फिल्टर से होकर तमाम चीजें हैं। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये बहुत डिटेल, बहुत ज्यादा डिटेल होने चाहिए कि इस वाले से हम बात करें। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है ना, जो हमने कहा कि पिछला हम अभी जो भी टेक्स्ट देखेंगे, पैसेजेस देखेंगे, वो बाल फूलन के हैं। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल से कोई 1960s के 17 में ही मरा। तो उनका आर्टिकल है फ्रीडम। ठीक है, अब होता क्या है कि यानी अच्छा, मैंने डिजायर की जो बात की ना, उसी से इंशाल्लाह उसी हवाले को मजीद आगे लेके जाते हैं। और उस हवाले से चंद एक मजीद कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि जैसे डिजायर। अच्छा, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हम डिजायर को स्टडी करने लगे कि डिजायर है क्या। अच्छा, अब चूंकि जो क्रिएटर की जो क्रिएटिव बीइंग है, दरअसल उसके साथ रिलेटेड है ये पूरा सिस्टम। ठीक है, अब वो जिन जिन चीज़ों की डिज़ायर कर रही है, और वो या मतलब कि डिज़ायर का जो प्रोसेस है वो हमारा दरअसल डेवलपमेंट को शो करता है, कि जो स्टेजेस हैं हिस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट की, उस वाले से इसका जो ग्राफ होता है वो ऊपर ही जा रहा होता है। ठीक है, कि और अच्छा मतलब जो मुख्तलिफ कबालिस्तों ने जो अपनी तसानीफ लिखी, ठीक है, हमें भी हिस्ट्री से पता लगता है, वो भी यही है कि वो उन्होंने जो उस वक्त की यानी उस इराक की जो डिजायर थी उसके ऊपर उन्होंने रिफ्लेक्ट किया। और रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ किताबें लिखी कि जो कि रोड में है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, कि जिसके अंदर हर कबालिस्ट जाता है। तो मुख्तलिफ डिजाइन है, जैसे कि हमारी जो सबसे अर्ली डिजाइन है वो जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फूड के लिए डिजाइन थी, कि हम जो है वो सर्वाइव कर लें। ठीक है, ओनली फॉर फूड। उसके बाद फिर एक इरा आया कि जिसके अंदर हमने कहा कि हम फॉर होनर, यानी ठीक है जो बादशाह होते थे उनकी जंग वगैरह होती थी। ठीक है, फॉर होनर यानी। और उसके बाद जो ग्रेटर डिजायर है यानी क्ली के साथ रिप्रेजेंटेड है, यानी यहाँ पर हमारे पास छोटी क्ली है जिसे हम विल टू रिसीव कह रहे हैं, कि उसके पास जो क्रिएटेड की जो रेवलेशन है उसको सीख करने के लिए और उसका जो मेथड डेवलप करने के लिए कम डिजायर है। जब होनर की बात आती है तो उसके पास थोड़ी बड़ी क्ली आ गई है, डिजायर आ गई, विल टू रिसीव आ गई। यानी जो कबाला का जो मानी है वो है टू रिसीव, रेवलेशन को रिसीव करना, क्रिएटेड। ठीक है, तो वो जो उसकी रिसेप्शन की पावर है वो कम है। अच्छा, अब जो उसके पास जो थर्ड है वो आ जाता है आपका कि फॉर मनी, फॉर मनी। ठीक है, उससे भी फिर ग्रेटर डिजायर आ गई, उसको हम कहते हैं कि फॉर नॉलेज। ठीक है, इसको मैं के से डिनोट करूँ नॉलेज के हवाले से। और सबसे जो बड़ी डिजायर है, और ठीक है, ये है स्पिरिचुअलिटी की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कबालिस्ट। और ये सबसे बड़ी रिसेप्शन रखती है कि जो उसकी रेवलेशन है वो आ सके, और वो जो स्क्रीन से गुजर कर जो है वो अपनी जो उसकी जो खुराक है वो पूरी कर सके। कि अगर एक रेवलेशन है, यानी ये मैं पीस ऑफ केक खाता हूँ तो मैं चाहता हूँ स्क्रीन से होके गुजरे। अब स्क्रीन की डेवलपमेंट का पूरा एक फेस है, उसके लिए बहुत से अवामल है, लेकिन क्योंकि बिगिनिंग है तो वो यानी आई तो वो 100% है मेरी तरफ। लेकिन मैं जब उस केक को खाता हूँ तो मैं उसको चाहता हूँ कि मैं ओनली 20% उसकी कंजम्पशन करूँ इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो वो 20% होगा, फिर होते होते अच्छा वो अच्छा क्या होता है कि 20% तो अंदर चली गई। ये अच्छा, 100% जो आई ना, ये डायरेक्ट लाइट है, डी डायरेक्ट लाइट। ठीक है, और ये जो हमने इसको कंजप्शन कर ली, ठीक है, वो हो गई कि जो इंटरनलाइज हो चुकी है, लेकिन जो 80% है वो सराउंड हो जाएगी। और ठीक है, सराउंड हो जाएगी। आप इसको एक और कंसेप्ट भी है कि वो जब हम कोई भी कबालिस्टिक बुक पढ़ते हैं या कोई भी अगर मतलब कि उसके हवाले से अपनी जो
मामलात है उसको ठीक करते हैं, और भी मेथड डेवलप करते हैं ताकि हम उस रेवोल्यूशन को फॉर ग्रेट एक्सटेंट हासिल कर सकें। तो वो जो ऑटोमेटिकली जो है वो लाइट जो है वो सराउंड हो जाती है, वो एक पूरा एक सिस्टम डेवलप करती है। अभी हम ऊपर जब देखेंगे तो ये वो जो सिस्टम है, तो वो ग्रुप इसीलिए कहा जाता है कि वैसे हमारा सूफीज्म में भी कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो अगर मुराकबा करना है या वो करते हैं, तो इस कबाला के अंदर भी ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है, यानी अकेले बिल्कुल नहीं कहा जाता कि आप अकेले बैठ करें, बल्कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है कि उनकी डिजायर इस हद तक पहुंची हुई है, उनकी बहुत ग्रेटर डिजायर है कि वो जो है वो रियलिटी को देखना चाहते हैं कि व्हाट इज रियलिटी, उसका जो इंटरनल प्रोसेस है वो क्या है। अच्छा, इसी के साथ ही रिलेटेड जो है हम एक और चीज देखते हैं कि बुक्स, यानी बुक्स कैसे लिखेंगे, हम इसके नीचे ही एक और बनाते हैं, ठीक है। तो जो बुक्स मुख्तलिफ जो है वो लिखी गई, ठीक है, वो भी डेवलपमेंट के प्रोसेस के साथ लिखी गई। अच्छा, अब आप चाहें तो इन किताबों को पढ़ भी सकते हैं, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आनी, ये तमाम बातें एल्गोरिकल हैं। हत्ता के जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, हत्ता के जो करेक्टर्स हैं वो भी सिंबॉलिक होते हैं, ठीक है, और वो सिंबॉलिक होते हैं। और अच्छा, इसकी अब आप कह रहे होंगे कि उनका मेथड क्या है, उनकी जो स्पिरिचुअल मेथड है वो तो अलग है, लेकिन वो टेक्स्ट को समझना है कि यानी पहला मेथड तो ये ना कि बुक को उठा के पढ़े, तो वो जैसे लिखा हुआ है, एक वर्ड आया हुआ है जैसे लैंड है, जैसे लैंड, ठीक है, या इसके अलावा नेचर है, नेचर। अब ये तो वही है ना कि जो हमें वर्ड नजर आ रहे हैं कि ये लैंड है और नेचर है, नहीं, बल्कि लैंड जो है वो दरअसल जो रिसेप्शन है, रिसीव यानी आर, या जिसे मैं रिसेप्शन कह रहा हूँ, इसके अलावा डिजायर से रिलेटेड है। और नेचर को जो है वो कह देते हैं कि इक्विवेलेंट टू गॉड है। अब ऐसे कैसे, उनका एक मेथड है जिसको हम कहते हैं उनका न्यूमेरिकल सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं गिमात्रिया, हिब्रू सिस्टम जिसे हम कह देते हैं। अब जो आपकी हिब्रू है ना, उसमें टोटल 22 लेटर्स हैं, और 5 जो है वो अ, अ, मतलब कि एडिशन लेटर्स हैं, यानी उसका मैं नाम बोल रही हूँ, उसको एक खास नाम से एसोसिएट किया जाता है कि वो मुख्तलिफ वॉइस डेवलप करते हैं कि जो एंड ऑफ द करेक्टर्स आते हैं। तो ये 5 करेक्टर, तो टोटल जो है वो 27 करेक्टर्स होते हैं। अब हर 27 यानी जो है वो अलिफ है, हुक्मा है, बीना, तसरत, तो वो तमाम के तमाम जो है खास किस्म की जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू से रिलेटेड होते हैं, एक नंबर से रिलेट होते हैं। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक वर्ड है अलिफ, उसकी मैं कह देता हूँ कि वो वन है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब वो किसी भी वर्ड के अंदर आएंगे, यानी अभी अभी तो अलग उसकी जो अलिफ है हिब्रू के अंदर, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू वन है, ठीक है, लेकिन जब वो एक खास सेट ऑफ कैरेक्टर्स के अंदर आएगा, तो ये वो अलग नहीं रहेगा, यानी वो तमाम उसके अलग से जो आगे 3 वर्ड होंगे, पीछे 3 वर्ड होंगे, तो वो उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, तो वो वन हो सकता है कि उनकी वजह से जो है वो 3 बन जाए या 4, यानी तकरीबन कोई एक डेढ़ से ज्यादा तरीके हैं कि आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर आप जो है वो कोई भी टेक्स्ट है, खास तौर पे जो जो मुस्लिम सूफीज्म है, उसके अंदर भी कहा जाता है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट या कोई प्रैक्टिस परफॉर्म करनी है, तो लाजमी है कि जो अब्जद सिस्टम है उससे आपको वाकफियत हो, ठीक है, जैसे हमारे इल्म आदात और बाकी बातें, तो सेम जो है वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पेचीदा हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको डिफाइन करने के लिए खास किस्म की लैंग्वेज डेवलप की है, जिसे हम गिमात्रिया कहते हैं, वो उसका सिस्टम है कि जिससे वो इंटरप्रेट होगी। लेकिन उसके लिए खास किस्म का वर्ड है जिसे वो कहते हैं लैंग्वेज ऑफ रूट्स एंड ब्रांचेस, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ रूट्स एंड ब्रांचेस, ठीक है, रूट्स एंड ब्रांचेस, ब्रांचेस की लैंग्वेज के जो चीज ऊपर है, ऊपर जिनकी जो है वो ब्रांचेज है, वही चीज नीचे है, ठीक है। यानी ये है कि रियलिटी जो है, यानी ये जो रियलिटी है, जो मैं रेड कलर से कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, अब वो यानी ये जो रियलिटी है कि जिसके थ्रू तमाम चीजों के उनके नजदीक है कि तमाम जितनी भी कर्म होते हैं, एक्शन होते हैं, वो क्रिएटर की ही क्रिएटर जो है उसी की इंटरफेरेंस की वजह से होते हैं। तो जब वो होते हैं तो यानी जो चीज ऊपर है वही नीचे, यानी जो लोग अकल्ट फिलोसफी को पढ़ते हैं उन्हें पता है कि जो हरमस था,
हर्मस ट्रिस्मेगिस्टस। तो उसके जो 7 प्रिंसिपल्स थे, तो उनमें से चौथा प्रिंसिपल था कि एज अबव सो बिलो, कि जैसा ऊपर है वैसे ही नीचे है। ठीक है, यानी अच्छा, इससे हमें एक बात और पता लगती है कि जो जूडिज्म है और जो जूइश थियोलॉजी, वो दरअसल पैंथीज्म है। अपनी सर्सिक्स में वो पैंथीस्ट फिलोसफी रखते हैं। खैर, ये अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो एक बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, क्या कि जिनके ऊपर हम घंटे घंटे का सेशन भी कर सकते हैं। खैर, तो मुख्तलिफ जो है ना, जैसे ऊपर मैंने डिजायर की जैसे डेवलपमेंट की, उसी तरह बुक्स भी फिर लिखी गई। तो पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन यही है कि आप पहले वो सेंस डेवलप करें कि जिसके जरिए आप उन बुक्स को देखेंगे। तो पहली जो आई वो थी सफर रजाई, ये पूरी में लिख लो सफर रजाई। ठीक है। सेकंड जो इस पूरे प्रोसेस में आती है, जो कि मसले यहाँ पर है, इसे कहते हैं सफर यजीरा। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमें पता है कि एक थ्रेश पॉइंट आया। ठीक है। और इसको वो कहते हैं कि तोड़ा है। तोड़ा जो कि एक तस्मानी की किताब है वो। लेकिन ये तोड़ा है, यानी उसकी जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो भी मिस्टिसिज्म के हवाले से करते हैं, कि उसमें जितने भी करेक्टर्स हैं, एडम है, ईव है, उसको वो तमाम सिंबॉलिक कैरेक्टर्स कहते हैं। कि दरअसल वो कहते हैं कि जब आदम और हवा को निकाला गया, तो मैं अब उनकी राय बता रहा हूँ कि दरअसल वो ये नहीं कि उन्हें नीचे जमीन, बल्कि वो स्कैटरिंग हो गई। यानी वो अभी हम जो नेशंस को देखेंगे, तो वो नेशंस थी उन पार्टी के उसकी, वो सिंबॉलिक वे में बताया गया। ठीक है। तो उसी की फिर इंटरप्रिटेशन लिखी गई 3rd सेंचुरी में, जिसे हम कहते हैं द बुक ऑफ जोहर। ठीक है। इसको जो है वो अकीवा ने लिखा, जिसको हम हाँ, डब्बी अकीवा हम कहते हैं, उन्होंने भी इसको लिखा। और विद 12 स्टूडेंट्स के साथ मिलके उन्होंने, सॉरी 10 स्टूडेंट्स के साथ लिखा। इसीलिए कहते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत अहम तरीन किताब है। अच्छा, इसके बाद जो है, यानी 16th जो सेंचुरी थी, उससे जो ऑनवर्ड चीजें आई, जो कि किताबें आई, वो क्या थी कि वो, अच्छा, ये इससे पीछे जितनी भी ये किताबें हैं, ये यहाँ तक की, ये जो है दरअसल आम पब्लिक के लिए नहीं थी। खासतौर पे ये वाली जो है, ये उन्हीं के लिए है कि जो पहले इसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मौजूद है, ये उनका रोड में है। ठीक है। ये बाकी इन दोनों को तो पढ़ना छोड़ ही दें। अच्छा, ये जो सफरियत जीरा है, अ, जब मिडीवियल एज थी, उसके ऊपर 250 से ज्यादा कमेंट्रियाँ लिखी गई। ठीक है, रोमन कल्चर के अंदर लिखी गई, कुछ फिलोसॉफिकल थी, कुछ वो क्या कहते हैं, फिलोसॉफिकल थी, कुछ मिस्टिक थी, कुछ थियोलॉजी से रिलेटेड थी। तो ये महज 2500 वर्ड्स पर मुश्तमिल है। क्योंकि 2500 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि इसमें जो है वो आपको समझ नहीं आती कि क्या लिखा है। ठीक है, दरअसल ये स्टडी है, जो मैंने गिमात्रिया की बात की ना, तो वो ये स्टडी है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और बुक भी आती है, जिसे हम कहते हैं सफर बीना। वो भी दरअसल जो है वो गिमात्रिया से ही मुतल्लिक़ है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है ये, आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ना चाहे पढ़ लें, लेकिन आप सिर्फ उसकी जो है वो फिलोसॉफिकल स्टडी कर सकेंगे। जबकि जो कबाला है वो अटेनमेंट की बात करता है, तो आप कोई चीज अटेन नहीं कर सकेंगे। ये कि आप उसकी जो फिलोसॉफिकल इंक्वायरी है, उसको समझना चाहते हैं, तो समझिए वो भी अगर समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा, तोरा जो थी वो बिल्कुल ही, उन्होंने कहा कि वो लैंग्वेज जो थी उसमें रूट्स एंड ब्रांचेस की थी, तो आम आदमी का बड़े से बड़ा सेज नहीं समझ सकता था। तो जो है वो उन्होंने फिर जो 3rd सेंचुरी में, 2nd सेंचुरी में रबी अकीवा ने जो है वो बुक ऑफ जोहर लिखी, जिसकी अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इसको छापा है 12 वॉल्यूम में। ठीक है, तो आपको खुद है कि कितना फिनोमिनल वर्क है कि 12 वॉल्यूम्स के अंदर ये छपी है। और ये भी, यानी ये आम आदमी नहीं, हाँ फिलोसॉफिकल आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि यहाँ पे वो, यहाँ पे वो है, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं, वो गलत ही उसकी ताबीरात है। इसके बाद जो किताब लिखी गई, वो किताब थी आपकी, जो अ, जिसे हम कहते हैं कि आइजक लूरिया, में आई एल से आइजक लूरिया कहते हैं, या इसे हम अरी भी कह देते हैं। अरी का हिब्रू के अंदर वर्ड होता है द लाइन। ठीक है। और इसकी जो किताब थी वो थी स्टडी ऑफ 10 सफीरोट। अच्छा, अब सफीरोट क्या है? कबाला को जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो इसकी टोटल 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ मेन जो है वो है।
पहले को हम कहते हैं कि वो है एक्सटेटिक। ठीक है, एक्सटेटिक, एक्सटेटिक वाला। और दूसरा होता है प्रोफेटिक। अच्छा, जो 90% लोग जो है वो पढ़ते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, वो ये वाला होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि थ्रू स्टडी बुक्स आप चीज़ों को डेवलप करते हैं। और अच्छा, जब आप उस चीज़ों को डेवलप करते हैं, यानी अब जब बुक ऑफ जोहर है आप उसको पढ़ेंगे तो ना, वो एक कहानी है एक बहुत बड़ी, कि एक सेज है वो निकला है अपने 9 शागिर्दों के साथ, जैसे मैंने पहले ही कहा। और वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में निकलता है अपनी इमेजिनेशन में, लेकिन वो उसके अंदर मुख्तलिफ प्रैक्टिस के नाम आते हैं, मुख्तलिफ स्टेट ऑफ माइंड आती हैं, तो दरअसल वो सारे रिलेटेड होती हैं। जो टर्मिनोलॉजी इस लैंग्वेज के जरिए डेवलप की गई है उनकी। ये नहीं होता कि अगर मैं बात करूं कि कोई चीज आ जाती है कि फ्लावर, यानी पहला जो पैसेज है वो है रोज। रोज से मुतल्लिक के जो गुलाब है वो क्या है। लेकिन दरअसल रोज और उसके अलावा जो है वो पेटल्स, और इसके अलावा जो है वो और मुख्तलिफ चीजें जो है वो दरअसल डिपिक्ट कर रही होती है किसी और चीज को। ठीक है। और उसको जो है वो एक खास सेंस के जरिए उसको उसकी तशरीह करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये है कि ये उससे मुतलिक होता है। अच्छा, जब आप उसको डेवलप कर लेते हो सेंस को, तो ये है क्या है, एक आ जाता है आपकी इमेजिनेशन में कि आप उन चीज़ों को क्या करते हैं कि उनका एक स्ट्रक्चर आपके जो आंखों के सामने आने लगता है। ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर होता है आपसे पिछली की चीज़ें, आपसे प्रायर। यानी कबाला के नज़दीक ये है कि आपने जब अगर कोई बंदा भी स्टडी करता है, तो दरअसल वो ये जो अभी वो जिस स्टेट में बैठा है, दरअसल उसकी जब क्रिएशन हो रही थी उसकी जो है वो अकरेंस है आगे। यानी जैसे आप पत्थर फेंकते हैं तो उसकी जैसे वेव है, तो दरअसल आप उस वेव्स को स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ वाटर को स्टडी करेंगे। तो दरअसल जो है वो अपनी से प्राइयर स्टेजेस की होती है। अब यही बात अफलातून करता है। अफलातून अपने तमय्यज के अंदर, सिंपोजियम के अंदर ये बात करता है कि अगर आप ब्यूटी के जरिए, गुडनेस जो कि हायर स्टेज है उसकी, रेशनैलिटी, वो कहता है कि आप करना चाहते हैं उसका, उसको सेंस उसकी डेवलप करना चाहते हैं, तो वो तभी होगी कि जब आप अपने से प्रायर डेवलपमेंट की चीज़ों को स्टडी करेंगे। ठीक है। अपनी एग्जिस्टेंस से, अपनी प्रेजेंस एग्जिस्टेंस से अपनी पीछे की तरफ जाएंगे, अपनी प्रायर स्टेज की तरफ। तो ये प्रोफेटिक, आप स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और आप फिर कंटेम्पलेशन करते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये इसके ऊपर ना आपको, ये जो स्टैटिक है, इस पे बहुत कम मटीरियल है, खास तौर पे इंग्लिश में। ठीक है, हिब्रू में तो होगा, लेकिन इसका जो है ना प्रॉपर, यानी जो इसका बानी है वो है अबुल आफिया। अबुल आफिया, और इसका जो है वो अकीवा है कि जिसने जोहर लिखी, अकीवा। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो मेथड है ना वो है टोटली, जो है इसका मेथड है न्यूमरल्स के ऊपर और मेडिटेशनल टेक्निक्स के ऊपर, के मुख्तलिफ नंबर्स के, जैसे जाइचन यहाँ पे बनाते हैं उसके जरिए, और मतलब कि मुख्तलिफ जो हिब्रू वर्ड्स हैं और उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको मेडिएट करना अपनी इमेजिनेशन में, कि वो घूम रहे हैं, वो इस तरह घूम रहे हैं वो हाथों की, तो वो ये है, इसको जो है वो कहा भी नहीं जाता कि इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है। अच्छा, इसका हम हिस्ट्री अगर देखेंगे तो अ, एक बहुत ही फिनोमिनल वर्क है, जो कि एक स्पाइनोजा के बाद जो यहूदी है कि जिसने फलसफे में कोई नाम कमाया, वो है आपका, शायद किस नाम भी सुना हो, उसको हम कहते हैं मेमोनेडिस। ठीक है। टाइम से रिलेट कर रहा हूँ, मेमोनेडिस, उसने एक किताब लिखी थी, गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड। और इब्न रुश्द ने भी उसकी किताब पढ़ी थी, बल्कि नहीं, इब्न रुश्द ने भी पढ़ी थी, इब्न रुश्द से वो खुद मुतासिर था, स्पेन का रहने वाला था ये। और ये बहुत मुतासिर था। और उसने जो है वो दरअसल कहने के थियोलॉजी की बुनियाद रखी थी, जूश जूश थियोलॉजी की। और ये भी कबालिस्ट था एक। तो अबू लाफिया किस जमाने का था, तो अबू लाफिया ने करीबन 5-6 साल इसकी किताब अपने एक उस्ताद मोहतरम से साथ उससे उसके साथ बैठ के पढ़ी थी। तो यानी ये थी। और दूसरा जो सफर यजीरा है, सफर यजीरा तो है ही नहीं, न्यूमरल्स की किताब। ठीक है, वो बहुत मुश्किल और मैजिकल वर्क है। इसकी काफी कमेंट्री जो है ना वो मैजिक से रिलेटेड भी लिखी गई। तो इन यानी कहा जाता है कि इसने क्या किया कि फिलोसफी को और जो स्पिरिचुअलिटी थी उसको जो है वो एक पराये में लेके आया। इन दोनों चीजों को एक उसमें लेकर आया। तो
तो जाहिर सी बात है, जब इसने इतनी मेहनत की तो जो इसने वर्क किया वो भी फिनोमिनल था। लेकिन असल बात यह है कि मैंने पहले ही कहा कि जो कबाला की अगर बात होती है वो अटेनमेंट की बात होती है। जैसे सूफीज्म में जो है उसमें भी बात होती है कि अटेनमेंट, ठीक है। ठीक है, जब तक उसको आप अटेन ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसकी फिर ट्रांसलेशन कैसे होंगी या और बाकी बातें कैसे होंगी। तो वो ये है कि अ, अच्छा, ये हमने थोड़ा देख लिया। तो अच्छा, अब उसके बाद जो है ना कि जो आरी है इसने कंट्रीब्यूट किया था इसी में, जो प्रोफेटिक है ये वाला, इसमें ही आगे तो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि इसका आगे कोई सक्सेसर नहीं है कि जिसकी लेगेसी को कंटिन्यू करे। तो वो स्टडी ऑफ टेन सिफिरोट्स आई थी, और सिफिरोट जो है वो दरअसल जो है बुनियादी तीन स्ट्रक्चर है सिफिरोट्स, ठीक है। ये वो बुनियादी तीन स्ट्रक्चर है डेवलपमेंट का, इन दोनों की डेवलपमेंट का जो है ना, वो बुनियादी तीन स्ट्रक्चर है टेन से फिर, यानी वो टेन इग्निशन है। और इसी वजह से कहा जाता है कि वो उधर इसी इसी वजह से न्यू प्लेटोनिज्म के करीब चला जाता है, जो कबाला का मामला है, खास की जो फिलोसफी है वो। तो उसने स्टडी ऑफ टेन लिखी है, करीबन 3 के 6 वॉल्यूम्स पर है। अच्छा, उसके बाद फिर जो आखिरी एक बंदा आया, बीच में वो भी बहुत बहुत आते रहे, लेकिन जो आखिरी है, जो कि अभी हम जिसका अभी आर्टिकल भी देखेंगे, वो है आपका जो है वो बाल हसूलन है, बस बाल हसूलन एच, ठीक है। तो इसने करीबन पहली दफा इसने देखे, पहली दफा जोहर के ऊपर कमेंट्री लिखी, ठीक है। जोहर पे इसने कमेंट्री लिखी। उसके बाद जो है इसने जो आरी था इसकी, जिसने बाल हसूलन ने जो किताब पढ़ी वो इसके जरिए उसने टैलेंट हासिल किया। फिर इसके ऊपर जो है किताब लिखी कि जो स्टडी ऑफ टेंस पीरियड से इसकी कमेंट्री लिखी। ओ सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मेरी रियली सॉरी। जो ये आपका आरी था इसने स्टडी ऑफ टेंस पीरियड में लिखी थी, बल्कि इसने लिखी थी ट्री ऑफ लाइफ, जो कि 6 वॉल्यूम्स पर है, ट्री ऑफ लाइफ लिखी थी। और जो स्टडी ऑफ टेंस पीरियड है वो बाल सुलम ने लिखी थी। और जब बाल सुलम ने जोहर की कमेंट्री लिखी तो ट्री ऑफ लाइफ की भी उसने कमेंट्री लिखी, ठीक है। ट्री ऑफ लाइफ की भी जो है वो इसने कमेंट्री लिखी थी। अच्छा, ट्री ऑफ लाइफ जो है ना, दरअसल स्टडी ऑफ टेंस पीरियड से मैं अगर आपको उसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दूं ना, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। मेरी जो, ठीक है, यानी मैं आपको अगर इसके ऊपर बना के दिखाऊं, तो ये इस तरह के आपने से फिरोज देखे होंगे बने हुए, ठीक है, जो कि नेशंस होती हैं दरअसल, ठीक है, मुख्तलिफ। चलिए इसको मैं थोड़ा सही तरीके से बनाता हूँ कि ये फर्स्ट इन नेशन है, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड इन नेशन है। और चलिए मैं ना आपको उसकी ना पिक्चर ही दिखा देता हूँ। वेट अ मिनट, अगर मैं ना उसको, चलिए उसको हम फिर बाद में देख लेंगे, यानी आप खुद सर्च करके देख सकते हैं कि जो ट्री ऑफ लाइफ है यानी वो, तो अब ट्री ऑफ लाइफ का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो, उसमें 10 से है, तो इसने उसके वाले से स्टडी ऑफ 10 से जो कि 4 वॉल्यूम्स है इसने लिखी किताब। और इसके अलावा इसने कहन काम किया कि अच्छा, अब क्या है कि ये जो जूही जूही हमारी डिजायर बढ़ती जा रही है, तो हमारी जो डिजायर का जो नुक्ता इख्तिताम है वो भी वादे हो रहा है। तो अब क्या होता है कि विद रेफरेंस टू टाइम जो है हमारा, क्या होता है कि जो जितने भी टेक्स्ट लिखे गए कबाला के ट्रेडिशन में वो आसान होते हैं, ठीक है। हालांकि वो आसान बिल्कुल भी नहीं हुए, वो आप देखेंगे। बाल सूलम ने जो अपनी किताब लिखी स्टडी ऑफ टेन सेफिरोट्स, ठीक है, वो कहा जाता है कि था ये आसान बुक। यानी इसने क्या किया कि इसने जो वो स्पिरिचुअल बिल्कुल एक और वो अजीबोगरीब किस्म की टर्मिनोलॉजी थी उसको इसने फिलोसॉफिकल में तब्दील किया, ठीक है। और फिलोसॉफिकली उसने एक, जैसे डिडक्शंस आप देखते हैं, उस डिडक्शंस जैसे आप देखते हैं गेलियन लॉजिक में और बाकी चीज़ों में फिलोसफी के अंदर, तो उस तरीके से उसने डिडक्ट की एक जो पावर है दूसरी पावर से, एक जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको यूं करके। और साथ ही साथ इसने एक और अहम काम किया कि इसने मुख्तलिफ छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखे, जो कि इंग्लिश में लिखे, और वो न्यूयॉर्क के जर्नल्स में और ये छपते रहे, ठीक है। तो उन्हीं में से एक आर्टिकल है कि जिसको आज हम देखेंगे, तो काफी ज्यादा तब्दील होगी। तो आज जो हमने स्टडी करनी थी वो, आप क्या कहते हैं, ये है, ठीक है। और
इसको फिर हम स्टडी करना शुरू करते हैं। तो ये उसका एक आर्टिकल है फ्रीडम के नाम से, कि जिसके अंदर वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं रियलिटी के, जैसे रियलिटी के मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बता दिया कि वो 10 सिक्योर्स हैं, जो कि जिसे हम ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। लेकिन उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है। उसको हम देखेंगे तो वो उसके अंदर वो कहता है कि जो रियलिटी है एज अ होल उसके 4 पार्ट्स हैं। तो अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर भी तमाम ये जो द बैड है, ये आपको तमाम हो सकता है कुछ एलोगोरिकल लैंग्वेज भी नजर आए। तो जैसे पहला है द बैड, ये बुनियादी तरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि जो हमारी, अच्छा ये क्या है कि जो चार के चार जो प्रिंसिपल हैं, दरअसल ये राइट आफ्टर जो क्रिएशन हुई, क्रिएटेड हुई कि तब से ही ये डेवलप्ड है। होता क्या है कि वो प्रोग्राम है कि जो क्या कहता है कि उसको ब्रिंग्स टुगेदर एंड देन होल्ड्स टुगेदर। यानी वो उसको आगे जो बढ़ने में प्रिंसिपल मदद देते हैं, कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट डेवलप हो चुके हैं, यानी आज से 100 साल पहले जो डेवलप हो चुकी है, उनका प्रिंसिपल का काम ये है कि उनको आगे लेकर चले, उन्हें अपने साथ मिलाए और आगे लेके चले, क्योंकि तमाम चीज़ इन्हीं प्रिंसिपल्स के ताबे हैं। तो इनका काम यह है कि ये बिल्कुल क्रिएशन के बाद हुई, और उस क्रिएशन के बाद चीज़ों को एक उसमें रखने में उनकी उनको एक हर एक पार्टिकुलर चीज़ की क्रिएशन, जो एक कोई भी स्टेट है, स्पिरिचुअल है, मटेरियल, उसकी डेवलपमेंट के लिए भी ये मतलब कि उसके लिए भी ये रहेगा। तो पहली द बैड है, उसके बाद द conduct ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेटेड टू द बैड्स ओन एट्रीब्यूट विच रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, ये सेकंड। उसके बाद द इंटरनल cause and effect that changes as a result of contact with alien forces, the cause and effect of alien forces acting on it from outside। तो अब हम इनकी तफसील देखते हैं, ठीक है। तो द बैड, the bad meaning the first matter related to dead being, for there is nothing new under the sun, and any event that will occur in our world is not existence from absence but rather existence from existence, ठीक है। It is an entity that has stripped off its formal shape and taken on another different from the first, and that entity is regarded the bad. In it lies the strength destined to be revealed and determined at the end of the formation of that emergence. Therefore, it is certainly regarded as its primary essence। अच्छा, ये एसेंस है, सॉरी प्राइमरी कॉज, और इसका आप एसेंस भी कह सकते हैं, हम देखते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको इतना हिस्सा पढ़े ना, ये इतना हिस्सा, इससे आगे पढ़े तो आपको हेगल की जो सबलेशन है वो नजर आने लगती है, ठीक है। और इससे जो पीछे का आप हिस्सा पढ़े अगर, तो एग्जिस्टेंस फ्रॉम एग्जिस्टेंस, और अगर आपने न्यू प्लेटोनिक एडिशन अच्छे से पढ़ा है, तो जो प्रोक्लस है उसकी जो एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी है, ठीक है, प्रोक्लस की जो एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी है वो है, ठीक है। कि यहाँ पर है कि कोई पावर है, ठीक है, वो एसेंशियल पावर है कि जो मुख्तलिफ चीज़ों को करती है, और वो एक बेड यानी एक बुनियाद है तमाम चीज़ों की, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज एन एंटिटी दैट हैव स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स फॉर्मलशिप, यानी यहाँ पे एक सीड की मिसाल इसने भी दी है नीचे, तो हम कह देते हैं कि एक, यानी ये क्या है कि जो बेड है वो एक एसेंशियल क्वालिटी है, ठीक है। एक वो क्या है, एक आप समझ लें कि वो एक एसेंशियल क्वालिटी है। इसकी ये तो जो है एक, ठीक है, और वो एक एसेंशियल क्वालिटी है, और उसके मुख्तलिफ जो है वो क्या है, चलिए इसको अब ये सेकंड है, तो ये जो पहला है वो है कि वो एक क्या कहते हैं, एक एसेंशियल है कि बेड है एक मुख्तलिफ उसका, और उसकी मुख्तलिफ जो आप समझ लें कि क्वालिटीज है कि जो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है उस एसेंस के अंदर, ठीक है। उस एसेंस के अंदर ये मुख्तलिफ क्वालिटीज हैं, ठीक है। हम इसको जरा फिर पढ़ते हैं ताकि हमें क्लैरिटी हो जाएगी। The bad meaning the first matter related to that being, for there is nothing new under the sun, and any event that will occur in our world is not existence from absence but rather existence from existence, ठीक है। Sorry. It is an entity that has stripped off its former shape and then taken on another different from the first, and that entity is regarded the bad. It is like the strength destined to be revealed and determined at the end of formation of that emergence. Therefore, it is certainly regarded as its primary cause। अच्छा, यहाँ पे बात क्या हो रही है,
कि जब एक सीड हम उगाते हैं तो एक सीड जो है वो दरअसल उग जाता है, तो उसके बाद जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। यानी वो जो है वो डेड हो जाता है। ठीक है, अब वो उसका जो एसेंस है वो डेड नहीं हुआ, बल्कि जो उसकी मेटल, ये बारिश जो कहना चाह रहे हैं वो ये बात है कि उसकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज हुई है। हालांकि उसकी जो बॉडी है वो फिर स्टॉक ऑफ वीट के अंदर तब्दील हो गई है, एक स्टॉक के अंदर तब्दील हो गई है, कि उसके अंदर फिर मल्टीपल आपको उसके अंदर से सीड्स मिल जाएगी वीट के। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि वो डिकम्पोज हुई है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। तो ये पहला है कि वो एक एसेंशियल क्वालिटी है। और ये है कि उसके पास पावर क्या है। ठीक है, उसके पास पावर ये है कि वो डिकम्पोज होती है तो वो डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उन उसके जो रिलेशन है, उसके जो रिलेशन है वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, उसके रिलेशन कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन उसके फंक्शन भी कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन उसको जो एक्सटर्नल हालात मिल रहे हैं उसके तहत वो उसको उन रिलेशंस को ग्रो कर ला के, जो कि एसेंशियल एसेंस के अपने रिलेशन है, उसके जरिए वो मामला सर अंजाम देती है। ठीक है, अब सेकंड है conduct of cause and effect that is related to Bet's own attribute which does not change. It is a conduct of cause and effect that is related to the Bet's own attribute which does not change. Take for example a stalk of wheat that rots in the ground, as a result of which many stalk of wheat grows, thus that rottens and steam the bed, meaning that the essence of the wheat has stripped off its former shape, which is the shape of wheat, and has taken on the shape of rotten wheat, which is the seed that we call bed, which is now stripped of any shape. Now, after rotting in the ground, it has been become worthy of dressing in and other shape. ये वही बात है जो मैंने कर दी, दरअसल ये सेकंड पार्ट है। That is the shape of many stalks of wheat destined to grow from the bed, which is the seed, and it is now to all that this bed is destined to become neither cereal nor oats, but it can only be compared to its former shape, which has now, ये बहुत अहम बात है जो मैंने नहीं की, being the single stock of wheat and all to changes। ठीक है, तो इसमें आप ये खुद पढ़ लेना, अभी टाइम इतना मेरे ख्याल से नहीं है, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बात जो हो रही है वो, कि ये सेकंड पार्ट, और ये सेकंड पार्ट है कि दरअसल क्या है कि जो एसेंस के अपने एट्रीब्यूट्स हैं उनके साथ ही मिलेंगे। जो एसेंस के जो अपने, समझ लें कि एट्रीब्यूट से उनसे, कि यानी ये है कि अगर जो एसेंस है वो है, आप इमेजिन करें कि वीट का सीड है वीट का। अब ये नहीं हो सकता कि उसके अंदर से जो है वो सीरियल निकल आए या कोई और दाल निकल आए या ऐसे की बात हो, बल्कि जो है वो रहेगी आपकी वीट ही। तो जब हम कहते हैं कि वो डिवेलप हो गई और वो क्या हुआ कि वो एसेंस में अपनी, यानी क्या है, ये प्रोग्राम है इसको आप कह सकते हैं कि ये एक इंटरनल प्रोग्राम है, कि जो वो एसेंस है, ये एसेंस के अंदर कंट्रीब्यूट करता है, कि जो एसेंस की क्वालिटीज है या जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं उसके साथ ही डेवलप। यानी ये नहीं हो सकता कि जब स्टाक निकल आया, यानी वो डेवलप हो गया, वो सीड डिकम्पोज होकर अपनी अगली शेप में चला गया, तो वो अपनी फॉर्मर शेप पे ही डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये बात हो गई कि इंटरनल प्रोग्राम है कि जो कंट्रीब्यूट करता है, पार्टिसिपेट करता है उस एसेंस का, जिसे आप क्रिएटर भी कह सकते हैं, उसके प्रोग्राम के अंदर। यानी ये दरअसल उस क्रिएटर का ही प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि उसकी उसको उसकी जो डिजायर, उसकी फुलफिलमेंट के लिए काम आता है। ठीक है, अब तीसरा है कि द इंटरनल कॉज एंड इफेक्ट दैट चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ कांटेक्ट विद एलियन फोर्सेस। अच्छा, अब यहाँ से ये जो अगले दो है ना, ये आ जाते हैं आपके एक्सटर्नल। ई से मैं कह रहा हूँ, ये से कि एक्सटर्नल है, वो पहले जो थे इंटरनल है, इंटरनल थे, अब ये एक्सटर्नल आ गए। तो जो जो तीसरा है वो है द इंटरनल कॉज एंड इफेक्ट दैट चेंजेस एज अ रिजल्ट टू कांटेक्ट विद एलियन फोर्सेस। ठीक है, यानी यहाँ पे एलियन फोर्सेस का मतलब दरअसल आ गया। ठीक है, it is conduct of the inner cause and effect of the bad that changes upon encountering the alien forces of its environment, meaning that we find that from one stalk of wheat which rots in the ground emerge many stalks, sometimes larger and better than it was prior to sowing. Therefore, there must be additional factors involved here that have collaborated with the concealed force from the environment, meaning the bad, and because of that, the addition in quality and quantity that were absent from the previous form of wheat have now
अच्छा ठीक है जी, ये वही है कि यानी ये मामला क्या हुआ है, इंटरनली मामला तो तय होगी, लेकिन सिर्फ अंदर की चीजें नहीं, बल्कि एक और लेयर है रियलिटी की। ठीक है, और वो इस प्रोग्राम के साथ रिलेट करती है, जाहिर सी बात है। वो क्या होगा कि इस प्रोग्राम के साथ रिलेट कर रही है, और दरअसल ये थर्ड है। इसका क्या ताल्लुक है कि ये, यानी आप इमेजिन करें कि एक जो वीट का आप एक सीड उगाते हैं, वीट का या किसी भी अनाज का, एक को आप उगा दें कि जहाँ पे उसे सफिशिएंट रिसोर्सेज मिलेंगे, उसे पानी मिलेगा, उसे सनलाइट मिलेगी। और एक आप उगा दें कि जहाँ पर ना सनलाइट की वाफर मिकदार है, पानी भी जो है वो कम है, वाफर मिकदार में नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे चीज़ें चेंज होगी कि वो स्टाक ऑफ वीट तो उगेगा, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी के अंदर डिफरेंट आ जाएगा, क्वालिटी के अंदर भी और जो क्वांटिटी है उसके अंदर भी। अच्छा, अभी जो तीसरा और चौथा अगला समझाऊंगा ना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको हम अभी आगे देखेंगे। तो ये तीसरा हो गया। अब चौथा कौन सा है? द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एलियन फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, और यही जो है ना, यानी हमें ऊपर ऊपर जो तीन गुजरे हैं उनके ऊपर हमारा, यानी देखिए ना, जो ये हमने कहा कि एक्सटर्नल तो है कि उसे मौसम कैसा मिला, ठीक है, वो नेचर की फोर्सेस है, हम उसके ऊपर हमारा समझ लें कि हाथ तो नहीं है ना कि हम उसको मोल्ड कर लें। तो वो भी है तो एक्सटर्नल एलियन फोर्स ही, लेकिन वो दरअसल हमारे उसमें नहीं है, हाथ में नहीं, वो मुख्तलिफ फोर्सेज हैं उनके हाथ में। अच्छा जी, अब ये चौथा है। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना, ये जो चौथे वाला है, इसके ऊपर हमारा हाथ है कि हम इसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जरिए जो है हम वो क्या कर सकते हैं कि अपनी करेक्शन कर सकते हैं, अपनी जो है हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, यानी हम करेक्ट जो डिजायर है वो लेकर आ सकते हैं। करेक्ट डिजायर का क्या मतलब है, मैंने पहले बता दिया। करेक्ट डिजायर का मतलब है कि हम इक्विलेंस ऑफ द फॉर्म, इक्विलेंस ऑफ द फॉर्म, ई ओ एफ, यानी इक्विलेंस ऑफ द फॉर्म हम क्रिएटर की तरह नहीं, यानी हम डिजायर टू रिसीव है, लेकिन हम बिस्टोइंग की पावर लेके आए, कि जैसे क्रिएटर बिस्टो करता है, उसी तरह हम जो एज अ क्रिएशन हमारे पास ऐसी पावर है कि हम भी बिस्टो कर सके इन ऑर्डर टू डिजायर। यानी डिजायर से मैं नहीं मुंह चला सकता, डिजायर मेरी इंट्रिंसिक नेचर है, कि जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना कि एसेंस है, ये तो गॉड का एसेंस, हमारा भी एक एसेंस है, तो वो एसेंस है दरअसल कि जो क्या मैंने कहा कि वो डिजायर है, ठीक है। तो क्या है कि बिस्टोइंग इन ऑर्डर टू डिजायर, ठीक है, थ्रू डिजायर हमें बिस्टो करना है, और यही इक्विनेस ऑफ द फॉर्म है, क्योंकि दरअसल डिजायर जो वो फंडामेंटल चीज है। प्लेटो भी तिमाइयस के ऊपर दो हमने सेशन किए, तो उसमें बात कह के मुंह थक गया कि डिजायर और लाइकनेस ये मुख्तलिफ, जो प्लोटिनस हो गया, प्रोक्लस, ये बुनियादी पूरी प्लेटोनिक ट्रेडिशन से बुनियादी तरीन इकाइयाँ हैं, और कबाला के अंदर भी है। तो आपको रिलेशन अगर आ रहा है, ठीक है, तो ये अच्छा डिजाइन। अच्छा, क्या कबाला क्या है कि वो टू रिसीव तो है कि वो उस लाइट को रिसीव करे बीइंग, लेकिन साथ ही साथ वो स्टडी ऑफ डिजायर्स भी है। ठीक है, जब आप उसको स्टडी करते हैं तो यू आर एबल टू कॉन्टेम्पलेट, आप उसको उसके हवाले से चीजें कर सकते हैं, क्योंकि डिजायर हर एक इंसान में है। ठीक है, ये डिजायर ही है कि जो इंसान को अकॉर्डिंग टू कबाला जो है वो कंट्रोल करती है। ठीक है, यानी जो भी आप चीज उठाए उसके पीछे एक जो बुनियादी इकाई होगी वो डिजायर होगी। ठीक है, जो कि कंडीशन है, कॉज नहीं है। कॉज जाहिर सी बात है कोई और चीज होगी, लेकिन जो कंडीशन है वो डिजायर है। ठीक है, अब यहाँ पे दो मजीद डिस्टिंक्शन आ जाती है, आ जाती है डिजायर, और एक आ जाती है आपकी इंटेंशन। डिजायर और इंटेंशन में भी डिफरेंस है कि आपको डिजायर तो हो रही है खाना खाने की, लेकिन इंटेंशन क्या है? कबाला वाले कहते हैं कि आप डिजायर को जो है वो बैक सीट पे बिठाएं, और जो सेकंड नंबर पर इसको लेके आए, और जो आपकी इंटेंशन है कि आप कर किस वजह से रहे हैं वो फर्स्ट नंबर पे लेके आए। यानी इंटेंशन इंपॉर्टेंट है डिजायर से, कि डिजायर, लेकिन डिजायर जो है वो आपको जो है वो उस तरफ लेके जाएगी, यानी वो आपको अकरेंस करवाएगी किसी भी चीज की। लेकिन वो करस कर क्यों रही है, वो पहले होना चाहिए, इंटेंशन पहले जब होगी तो फिर वो डिजायर भी है, डिजायर को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो जब आप अपने डिजायर को कंट्रोल कर पाएंगे इन ऑर्डर टू बिस्टो, तो दरअसल फिर आपकी इक्वनेस ऑफ द फॉर्म जब होगी, तो फिर आप एज अ होल जो पूरा सिस्टम है उसकी जो डिजायर की कंटेम्पलेशन है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है। तो अच्छा, ये आखिरी बात है कि इट इज द कंडक्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट थ्रू एलियन फोर्सेस दैट act upon it from outside, meaning that they do not have a direct relation to the wheat
such as minerals or rain on the sun, but factor that are alien to it, such as nearby plants or external events. यानी ये क्या है कि आपका माहौल, माहौल इन द सेंस ये नहीं कि आपको उस वीट को कितना पानी मिला या कितना वो मिला, बल्कि माहौल इन द सेंस दैट के कोई अर्थ को एक तो नहीं आ गया, ठीक है, या आपने उसके ऊपर कोई आर्टिफिशियली कोई कवरिंग कब तो नहीं कर ली ताकि बेशक उसको मुनासिब हालात ना भी मिले हो, आपने उसके अंदर कवर अप कर लिया और उस कवरिंग अप के अंदर एक आपने आर्टिफिशियल मोल क्रिएट कर दिया कि जिसकी वजह से कि जिसको नेचुरल चीजें मिल रही हैं उससे भी अच्छी डेवलपमेंट उसकी जो है वो इस आर्टिफिशियल उसमें हो जाए, ठीक है। तो यानी इसका आप पढ़ लें इसको, तो नोबेल जवाब इसका यही है कि एक ये ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर और क्या कहते हैं, एक आप समझ लें कि थर्ड लास्ट वन जो है वो है ये है, और ये लास्ट वन, ठीक है, और लास्ट वन जो है वो इसके ऊपर आपका कंट्रोल है, यू हैव कंट्रोल ओवर डैट की। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कबाल से आता है कि कबाला को स्टडी किया जाए तो एक ग्रुप के अंदर किया जाए, कि सबसे पहले क्या होता है, जहाँ पे रेवलेशन होती है ना वहाँ पे कंसीलमेंट्स भी होती है। मैं अब पूरा वर्ड नहीं लिख रहा हूँ ये टाइम का, मैं तो कंसीलमेंट जैसे रेवलेशन है तो उसी तरीके से कंसीलमेंट्स भी है, तो ये टू फोल्ड रिलेशनशिप होता है कि चीज़ें कंसील भी की जाती है, उसको रेवलेशन भी किया जाता है। जैसे हमारी मुस्लिम सूफीज़्म में आते हैं ना कि जस तो बस की कैफियत, कि जस तो बस की कैफियत तारी हो जाना, ठीक है, तो उसी तरीके से वहां पर भी है, लेकिन इन वेरी डीप सेंस के एक टू स्टेजेस ऑफ कंसीलमेंट है, वन स्टेज ऑफ कंसीलमेंट है। बाला वो लिखता है कि जब गॉड आप पे कोई रेवलेशन करता है तो होता ये है कि वो दो चीजों को कंसील कर देता है और एक चीज को जो है वो आपकी तरफ खोलता है, उसको उसकी रेवलेशन करता है, दो चीजों को कंसील कर देता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले से सिमुलेट कर लेते हैं तमाम चीज़ों को, ठीक है। यानी टेस्ट फीडर्स जो थे ना, जैसे मैंने अब कहा कि जो द बुक ऑफ जोहर लिखी गई, जो कि रबी अकीवा ने लिखी थी, एक से मिलनौत का रबी अकीवा ने, तो उसके 9 स्टूडेंट्स थे और वो 9वां खुद था। तो वो क्या कह रहे थे कि जो वो 10 बंदे क्यों थे, क्योंकि हर एक बंदा जो ट्री ऑफ लाइफ के अंदर जो कि बुनियादी 3 स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल हमने ऊपर भी देखे हैं। तो जो उसके स्ट्रक्चर है जो कि 10 सफीरों हैं जिसका हम हुक्मा बीना तफेरत, ठीक है, मलकूत, ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, इस तरह के 10 सफीरों हैं। तो वो क्या कहते हैं कि हर एक स्टूडेंट एक जो सफीरों था जो एक इमनेशन थी गॉड की उसको जो है वो सिंबलाइज कर रहा था, ठीक है, उसकी उसको सिंबलाइज कर रहा था यानी सिमुलेट करके उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा था, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप ग्रुप के स्टडी करें। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपके पास ग्रुप नहीं है तो इवन दिस इज पॉसिबल कि आपकी हाथों में भी 10 उंगलियां हैं, तो क्या कहते हैं कि आपकी जो वन फिंगर है उसको सिमुलेट कर देते हैं एक जो आपकी क्या कहते हैं सिक्योरिटी है उसके साथ, ठीक है, कि मेरा थंब जो है वो हुक्मा के साथ रिलेट हो गया, मेरी जो सबसे छोटे वाली उंगली है वो बीना के साथ, एंड देन मसख, ठीक है, इस तरीके से ये हम कर सकते हैं। लेकिन वो है कि जो सेजी में होते हैं उनके लिए है, ठीक है, जो सेजी है कि जितनी भी आप मजे की बात है, जितनी भी कबालिस्टिक टेक्स्ट लिखे गए ना तमाम के तमाम तभी लिखे गए कि जब या तो जंगें हो रही थी, खुद जो ये द बुक ऑफ जॉय लिखी थी कि जो कि जिसके बाद पूरी फिलॉसफी बदल गई कबाला की, और ठीक है, इतनी डिटेल में इसको बता दिया गया। लेकिन उनके लिए तो जो पहले से उस वर्ड के अंदर मौजूद है, तो ये जो है वो कब लिखी गई थी कि जब रबी अकीवा के पीछे पूरी रोमन एम्पायर की आर्मी लगी हुई थी, ठीक है, तो ये फिर जो है वो एक केव के अंदर चले गए थे और फिर वहीं पर ही इनकी मौत हुई थी, वो बाहर नहीं निकले हैं। तो इनके स्टूडेंट्स भी साथ आ गए थे, तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे। तो यह है कि ये है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और जब आप इसको कंट्रोल यानी जब आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई कबालिस्टिक टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई भी आप कबालिस्टिक बुक पढ़ें, तो वो खुद ब खुद उस तरह का जो डेवलप खुद ब खुद उस तरह की जो माहौल है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है कि जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकें और अपनी जो डिज़ायर है उसको डेवलप कर सकें। क्योंकि होता क्या है कि आप जो हाईएस्ट डिज़ायर होती है कि जो बंदे अकॉर्डिंग टू कबालिस्ट में इसमें अपनी कोई प्रिजम्पशन नहीं कर रहा, उनके नज़दीकी जिनकी हाईएस्ट डिज़ायर होती है वही आते हैं, ठीक है, कि वो रियलिटी को देखना चाहते हैं।
तो दरअसल क्या है कि इसके अंदर ना सिर्फ ये कि डिजायर पहले से तो बड़ी होती है, लेकिन वो डिजायर होती है, उसको इंटेंशन में लेकर आना, और उसको यानी वो उसको आप समझ लें कि उसको पहले सिमुलेट करना, उस डिजायर को सिमुलेट करना कि वो किस हद तक कैपेबल है। वो एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स करते हैं। ठीक है, जैसे आप पहले से रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर ले कि हमने आगे क्या क्या करना है 2 3 दिनों में, तो उसको वो सिमुलेट इस तरीके से करते हैं। तो ये है कि मतलब इकबाला के नजदीक जो है वो प्रिंसिपल जब मैं देखे, आपके पास फ्री विल नहीं होती है, लेकिन ये है कि आप वो माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आपकी डेवलपमेंट की जो टाइम है वो बढ़ सकता है। ठीक है, डेवलपमेंट का टाइम बढ़ सकता है। ये नहीं होता कि आप चेंज कर सके, चेंज तभी होगा कि जब आप उस मेथड से गुजरते हुए आप कोई चीज करते हैं, जब इक्वलेंस ऑफ द फॉर्म आ जाती है तब। तो तब आप तमाम अकॉर्डिंग टू कबायली फिलोसफी आप तमाम चीजों को समझ सकते हो, और एक पैंथियस्टिक फिलोसफी। ठीक है, तो उम्मीद है जी आपको ये, हालांकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी बातें की, शायद बहुत सी बातें अभी ना भी समझ आई हो, लेकिन यह है कि ये वो टोटल मामला है कि जो हमने देखा। तो चलिए जी, फिर हम इसको यही रोकते हैं, और ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।